क्या आपको मालूम है कि जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है वो 1904 में प्रिडिक्ट कर दिया गया था हेल्फर्ड जे मैकेंडर द्वारा। उनकी जो हार्टलैंड थ्योरी थी एक जियोपॉलिटिक्स की, हेल्फर्ड जे मैकेंडर फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स कहलाते हैं और उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि कैसे ये इस टाइप का एक युद्ध होगा। और आप देख सकते हैं कि यूएसए जैसी सुपर पावर भी इसको रोक नहीं पा रही है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चमकीली सी एक तस्वीर, ये कोई हथियार नहीं बल्कि गैसप्रॉम की बिल्डिंग है जो कि सबसे बड़ी वर्ल्ड की गैस एजेंसी है। बट बदकिस्मती से इसको कोई चैनल कवर नहीं कर रहा है, सिर्फ एक देशभक्त चैनल ने इसको कवर किया है। सुनिए। लेकिन इसका रिपल इफेक्ट होगा कि जो उनसे चीजें खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप जो उनसे गैस लेता है, ऑयल लेता है, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो ये स्विफ्ट पेमेंट्स अभी भी ऑन है, पर्सनल सैंक्शंस अगेंस्ट पुतिन। और इसी वजह से बेचारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट की गुहार कोई नहीं सुन रहा है, बिकॉज पूरा यूरोप गैसप्रॉम की गैस पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आज हम जानेंगे कैसे ये थ्योरी 1904 की हार्टलैंड थ्योरी कैसे युद्ध प्रेरित हो रखा था और कुछ ऐसी बातें जो कोई मीडिया चैनल नहीं कवर कर रहा है। हेल्फर्ड जे मैकेंडर को बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया, फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, फाउंडिंग फादर, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स तो आचार्य चाणक्य कौटिल्य थे जो अर्थशास्त्र में उन्होंने नीतियाँ बताई है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स उनको बोला जा सकता है। और 1904 में 1904 में मैकेंडर ने एक थ्योरी लिखी, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी के बारे में बताया। अब इस थ्योरी का आपको इंटरनेट पे आराम से डिटेल्ड वर्जन मिल जाएगा, थैंक्स टू यूट्यूबर्स जिन्होंने वो वीडियो बनाए हुए हैं, एंड थैंक्स टू अदर यूट्यूबर्स जो यूक्रेन रशिया का वॉर बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। बट क्योंकि ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट छूट गया था, तो मेरा फोकस रहेगा कि इस थ्योरी का आज की डेट में एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं क्या थी ये हार्टलैंड थ्योरी जिस पे मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। इस हार्टलैंड थ्योरी के तहत वर्ल्ड को डिवाइड किया गया था हार्टलैंड, वर्ल्ड आइलैंड, ऑफशोर आइलैंड और आउटर क्रिसेंट। अब इस हार्टलैंड में आता है बीच का इलाका, ये पिवट एरिया, जिसके अंदर ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया और ऊपर का जो आर्टिक वाला रीजन ये आ जाता है। और बोला गया था कि ये एक फोर्ट्रेस की तरह है, किले की तरह है, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ यूराल्स, कॉसेकैकस और ये हिमालयास। और बोला गया था कि जो इस पर राज करेगा, एक बहुत ही मिनरल रिच रीजन भी है, और मैकेंडर ने बोला था जो इस पिवट एरिया हार्टलैंड पर राज करेगा वही दुनिया का राजा कहलाएगा। मैकेंडर ने यह भी कहा था कि इसके चारों तरफ ये जो लाल झंडे थे ये आउटर अपना ऑफशोर आइलैंड नेशंस हैं, और बाहर के जो आइलैंड है ये आउटर क्रिसेंट है। शुरू में तो इनके पास ज़्यादा पावर होगी, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी ये पिवट वाला इलाका, हार्टलैंड वाला इलाका, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिच इलाका होगा, ये दुनिया पर राज करेगा। और इसी को बचने के लिए जो मिडलैंड ओशन यानी कि अटलांटिक ओशन वाले देश हैं, रिमलैंड वाले, क्रिसेंट वाले, उनको मैकेंडर ने रिकमेंड किया था कि एक अलायंस बना लेना चाहिए ताकि वो हार्टलैंड को राज ना करने दें। अब ये चीज़ पुतिन और बाइडेन को तो पता है, बट आपको और मुझे नहीं पता है। हालांकि इसके काफ़ी क्रिटिसिज्म भी थे कि भाई उस टाइम लोगों ने बोला कि भाई ये ठीक नहीं है, इसके जियोग्राफिकल फैक्टर पे ज़्यादा ही स्ट्रेस दिया गया है, क्लाइमेट रीजन इसका बहुत बुला है, और मैकेंडर ने बोला ये एक फ्लैट अर्थ बेसिस पे मतलब हाइपोथेटिकल थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाई सब सच हो रहा है इस थ्योरी में, जो मैकेंडर ने बोला था, कि देखते हैं कैसे सच हो रहा है। मैकेंडर ने अपनी थ्योरी में क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि पहले तो भाई ये बड़े वीक होंगे जो हार्टलैंड नेशंस होंगे, बिकॉज इनमें ट्राइब्समैन और कमज़ोर देश होंगे, और जो रिमलैंड नेशन होंगे अपनी सुपीरियर नेवी की वजह से स्ट्रांग होंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे इनके रेल नेटवर्क और ये सब बढ़िया होगा, मोबिलिटी एडवांटेज बढ़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, वैसे हार्टलैंड विल डोमिनेट द रिमलैंड्स। उल्टा हो जाएगा, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, और वन हु कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड रूल्स द वर्ल्ड, ये बोला था भाई मैकेंडर ने। और उसने ये सब इसलिए बोला था ताकि पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस हो सकें यूएसए की और जो बाकी आउटर रिमलैंड और रिमलैंड नेशंस हैं। अब इसी का हमने देखा कि कैसे वॉर्स हुए। 1904 में मैकेंडर ने बोला था कि भाई रशिया ही होगा सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का रूलर होगा और हार्टलैंड का राजा।
बट बाद में उसने देखा कि रशियन एम्पायर उतना नहीं हो पाया। उसने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि रशिया इंडिया की साइड भी आएगा, जैसे आप नक्शे पे देख रहे हैं। लेकिन 1919 तक आते हुए उसने माइनर मॉडिफिकेशन किए अपनी थ्योरी में। उसने देखा भाई रशिया की दाल तो गल नहीं रही है, तो और उसने देखा कि यहाँ फॉर्मिडेबल हिमालयाज हैं और काफ़ी माउंटेनस रीजन है जो आप देख रहे हैं ऑरेंज से मार्क्ड है। तो मैकेंडर ने माइनर मॉडिफिकेशन करके बोला ही हू रूल्स द ईस्टर्न यूरोप, जैसा आप देख रहे हैं तीर, ईस्टर्न यूरोप में उसने फोकस डाला और उसने कहा जो ईस्टर्न यूरोप पे कंट्रोल करेगा, हु रूल्स द ईस्टर्न यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। एंड हार्टलैंड की चाबी मतलब ईस्टर्न यूरोप से है, दरवाज़ा ईस्टर्न यूरोप से है जहाँ यूक्रेन आता है। अब आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है ये। अभी एक और थ्योरी मैकेंडर ने बोली थी कि अगर चाइना, जो कि हार्टलैंड में काफ़ी उसका हिस्सा आता है, और रशिया हाथ मिला ले और अपना नेटवर्क तगड़ा कर लें तो और ये राज कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं SCO बना, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया, सारे रास्ते वो डेवलप करने लग गया। ये पूरी प्लानिंग द ग्रेट गेम और हार्टलैंड मतलब वर्ल्ड को रूल करने की थी। ये पुतिन, बाइडेन, जी जिनपिंग सबको मालूम है, बट बदकिस्मती से हम लोगों को हिस्ट्री का उतना ज्ञान है नहीं, इंक्लूडिंग मैं। बट मैं शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लगा कि बहुत जानना ज़रूरी है, स्पेशली इस क्राइसिस की घड़ी में। अब मैकेंडर ने बोला कि भाई कैसे कंटेन किया जाए दुनिया पर राज करने से, क्योंकि मैकेंडर तो भाई अपना UK के थे, उनको तो दुश्मन देश था भी रशिया वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई हार्टलैंड का ब्लॉक कर दो एक्सेस ओशन से। और इसी में जैसा आप देख रहे हैं बीचों बीच द ग्रेट गेम आया, और इसके ऊपर कई बुक्स हैं। अगर आप दी ग्रेट गेम टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्साई चीन की कश्मीर की जो नक्शों की प्रॉब्लम है ये पूरी इसी हार्टलैंड थ्योरी और ग्रेट गेम के चक्कर में हो रखी है। दूसरा रिकमेंडेशन था कि भाई हार्टलैंड को डिवाइडेड रखो, तो आपको पता ही है रशिया के हिस्से हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था इनका कि भाई हार्टलैंड के ऊपर पिवट बनाओ, यानी कि घुसने का रास्ता जो आप नीले तीर से देख रहे हैं। और इसीलिए ओबामा की पिवट टू एशिया, ट्रंप ने भी उसको कंटिन्यू किया। इराक सब जगह इन्होंने अड्डे बनाए, अफगानिस्तान से लेकर सब जगह। लास्ट था कि भाई ईस्टर्न यूरोप पे रखो, तो नाटो बनाया गया। और आप देख ही रहे हैं कि नाटो के जो बनने से और यूक्रेन में जो दखलंदाजी थी उससे रशिया खा गया खुंदस और ये पूरा युद्ध छिड़ गया। मैं पुतिन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जड़ यहाँ छुपी हुई है। अब USA को डर है कि भाई ये हार्टलैंड का राजा पुतिन दुनिया पर राज करेगा, पुतिन को डर है कि भाई ये मेरी ले लेंगे, और बीच में फंस गया यूक्रेन, उसकी सबने ले ली है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि ऐसे वीडियो मैं और बनाऊँ कि नहीं। अंत में इस थ्योरी का जो निचोड़ था कि ईस्टर्न यूरोप को कमांड करने वाला हार्टलैंड पे राज करेगा, हार्टलैंड पे राज करने वाला वर्ल्ड आइलैंड पे, और वर्ल्ड आइलैंड पे राज करने वाला पूरी दुनिया पे, वर्ल्ड पे राज करेगा। और यूक्रेन एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री होने के नाते इस पूरे के बीच फंस गई है। तो 1904 में मैकेंडर ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं मैकेंडर को फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स तो नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स मानता हूँ। बिकॉज फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स मेरे अनुसार कौटिल्य, आचार्य चाणक्य, जिनको बड़े प्रसिद्ध रूप से माना जाता है, वो थे। और उनकी ये बुक अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे, मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा अब 30 सेकंड में, तो इसमें जो मंडाला थ्योरी है, इसमें उन्होंने ये सब चीज़ें आज से 2200 साल पहले, 2020 में अभी हम हैं, और 2200 ईयर्स पहले बता दिया था कि कैसे डिप्लोमेसी में नेबरिंग किंगडम्स एनिमी होंगे। USSR का भी आप टेम्पलेट अगर इस पे लाएँ, यूरोपियन नेशंस, तो वो भी फिट बैठ जाएगा। तो उस टाइम में उन्होंने ये टेम्पलेट पूरा प्रेडिक्ट कर दिया था। उनकी जो मंडाला थ्योरी है, कैसे पड़ोसी हमेशा दुश्मन होंगे, और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो एक अलग ही वीडियो चाहिए होगा। बट मैकेंडर को श्रेय जाएगा कि मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी में एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दिया था। वेरएज़ आचार्य चाणक्य ने एक टेम्पलेट दिया था मंडाला थ्योरी का, जो किसी भी देश में, अगर हम किसी भी युग में किसी भी देश में अप्लाई करें, 2200 साल हो गए हैं और 2022 चल रहा है, तो ये टेम्पलेट आज भी अगर लगाया जाए तो ये वैलिड है। पूरी बुक आप खरीद सकते हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, पेंगुइन की है, अराउंड 500-800 रुपये की आती है, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा वेपन्स का चैनल है,
तो क्या आप रशियन आर्मी के द्वारा यूज़ की राइफल AK-74 और उसका लेटेस्ट वेरिएंट AK-12 के बारे में जानना चाहेंगे, जिसमें 5.45 mm का कार्ट्रिज यूज़ हुआ जाता है, जिसको पॉइजन डार्ट बुलेट भी कहा जाता है। AK-74 को भी मिखाइल कलाश्निकोव ने ही डिज़ाइन किया था, जो फेमस AK-47 के डिज़ाइनर है, बट कार्ट्रिज इसमें बहुत छोटा कर दिया गया था और ये इतना सक्सेसफुल हथियार हुआ कि पहले स्पिटनाज को दिया गया, स्पेशल फोर्सेस को, और बाद में रशियन आर्मी में 1990 में इसका इंडक्शन स्टार्ट हुआ। आज की डेट में कई आर्म फोर्सेस, बल्गेरिया, बेलारूस और भी जो कॉमनवेल्थ नेशन है इनके, सब यही यूज़ करते हैं। बदकिस्मती से हमने इसको ट्राई भी नहीं किया जब हमने अभी नए वेपन्स अडॉप्ट किए। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मुझे पता चला CISM गेम्स 2020 जब हो रहे थे, जिसका ब्रोशर आपको नेट पे मिल जाएगा, आप लिंक देख सकते हैं। इसके PDF ब्रोशर में जो सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला था 15 अगस्त 2020 से, लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाया, तो इसका ब्रोशर डाउनलोड करके आप देखेंगे तो शूटिंग के इवेंट में फायरिंग इस AK-74 5.4 mm वाली वेपन से होने वाली थी और सभी देशों को इससे करना था, साथ में मकारोव पिस्टल से भी करना था। तो इसमें इसके बड़े अच्छी डिटेल्स भी दी गई हैं और इसका जो गोली है वो टंबल होके इतना डैमेज पहुंचाती है कि डिस्पाइट बीइंग सच ए स्मॉल कैलिबर डेवास्टेटिंग डैमेज कर देती है। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं। थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।